नमस्कार दोस्तों, योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। एक बार फिर हम लोग योग पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको जगाने आया हूँ कि यदि आप अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़िए, क्योंकि यही एक माध्यम है कि व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। क्या एक रोग मुक्त समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है? क्या एक भयमुक्त समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है? क्या एक सुंदर समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है? परंतु योग के माध्यम से सारा कुछ संभव है। आप जैसे ही योग में जुड़ेंगे, इसको एक्सरसाइज मानने की भूल नहीं करें। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, इससे मन शांत होता है, इससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगेगा, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे बीमारी दूर होगा। इसीलिए इसे छोटा सा चीज़ समझने की भूल कभी भी नहीं करें। यह एक जीवन पद्धति है। जैसे आप इसमें आएंगे तो सारा चीज़ धीरे धीरे आपके आप में समाहित होता चला जाएगा। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो भारतीय ऋषि परंपरा है, उसमें सारा चीज़ आपको प्राप्त होगा। एक बार आप योग की पद्धति में जुड़े और सही गुरु के निर्देश में कम से कम 1 साल आप लगातार सीखें और फिर देखें कि ये योग आपके जीवन को कैसे बदलता है। यह सोचने की दिशा बदल देगा, यह आपका सारा सिस्टम को ठीक करेगा, खान पान के सिस्टम को ठीक करेगा। योग में ये भी आता है, खान पान का सिस्टम भी, आहार और प्रत्याहार इसका एक सब्जेक्ट ही है। इसलिए योग करें और निरोग रहें। आप सभी से एक बार फिर मेरा अनुरोध है। और योग में को कम से कम 3 भाग में आप ज़रूर इसको करें। पहला एक्सरसाइज, जिसमें आसन आता है, और दूसरा प्राणायाम, और तीसरा ध्यान। तो सबसे पहले यदि आप नहीं जुड़े हैं और कुछ भी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम से प्रारंभ कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस में भी हैं तो भी कर सकते हैं, घर पर हैं तो भी कर सकते हैं, खाना पीना के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। योग करने का सबसे अच्छा समय सुबह का मुहूर्त बताया गया है, और आप प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान आदि के बाद, नित्य क्रिया के बाद योग करने का समय है। परंतु आज के समय में बहुत ही आदर्श स्थिति की कल्पना करना बेईमानी हो जाएगी। इसीलिए आपको जैसे ही समय मिले, आप यदि स्नानादि नहीं भी किए हैं तो शौचादि से निवृत्त होने के बाद प्रातःकाल योग करें। प्रातःकाल यदि संभव नहीं है तो सायंकाल करें। और
कुछ प्राणायाम जैसे आपको वज्रासन में बैठने का है, तो वज्रासन में आप खाना खाने के बाद बैठने का को कहा जाता है, इसीलिए आप वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठिए। और यदि ऑफिस वर्किंग आदमी आप हैं तो आप ऑफिस से आने के बाद भुजंगासन में जरूर लेटिए। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं वैसी स्थिति में, क्योंकि आप जब प्रतिदिन 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अगर आप कार्यालय में बैठते हैं और आगे ऐसे झुक करके काम करते हैं, तो फिर आपका ये L3 L4 जो कमर का है वो वहाँ पे आपको पेन डेवलप करेगा। फिर यहाँ जो आपका दर्द है वो भी डेवलप करेगा। तो इस सब से बचने के लिए आप पेट के बल पे लेट जाइए और आगे जा करके हाथ को ऐसे सहारा करके ये इसको अर्धभुजंगासन मान सकते हैं। पोज में आप आधा घंटा लेटिए या टीवी देखिए, तो आप फिर वो जो आपका 8 घंटा का ये वो आधा घंटा भी अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका वो सही कर देगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप योग की विधा से विधिवत जुड़िए। आधा घंटा समय आप निश्चित रूप से अपने लिए दीजिए। जितना जरूरी खाना है, जितना जरूरी पीना है, उतना जरूरी योग भी है। ये आपका निजी कार्य है। ये ऐसा नहीं समझिए कि ये आपका टाइम इसमें बर्बाद हो रहा है। आप अगर 1 घंटा समय अपने लिए शरीर पर दे देते हैं तो आपकी कार्य क्षमता का और इसका कार्य क्षमता और उसका जो उत्पादक क्षमता है वो उसमें आपका गुणात्मक परिवर्तन होगा। आप यदि 8 घंटा में आज के समय में थकते हैं या 10 घंटा में आप काम करने में थकते हैं, तो निश्चित रूप से योग करने के बाद उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। दूसरा चीज है कि अगर आप उतना देर जब काम करते हैं तो आप में क्वालिटी परिवर्तन होगा। आप काम तो करेंगे ही, थकेंगे नहीं, लेकिन उतनी दूर देर आप मानसिक रूप से ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ एक्टिव रहेंगे और आप में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे कि आप भोजन करते हैं तो भोजन का पच जाना और भोजन आपके शरीर के द्वारा कितना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये आप देखना। तो किसी के हर एक भोजन का जो हर एक शरीर है वो अलग अलग तरीका से एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। खाना आप अगर क्वालिटी का खा भी रहे हैं और बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसी तरह अगर आप काम कर भी रहे हैं और आप फुली कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, क्वालिटी काम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक ये भी कठिनाई की बातें हैं। तो रही खान पान की बात, तो आज के दौर में आप पूरी तरीका से समझ चुके हैं कि क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है। देखिए, कितना भी योग करें और खान पान अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आप बीमार पड़ेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत की बातें नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जब समय परिवर्तन होता है, जैसे अभी गर्मी चल रहा है और आगे बरसात का समय आने वाला है, तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा विटामिन सी वगैरह का और इम्यूनिटी वाले आइटम का, जैसे आपका हुआ नींबू का मात्रा या आंवला का मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। या तुलसी का अर्क लेते हैं या तुलसी पत्ता का काढ़ा लेते हैं, इसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होने का चांस ऐसे पीरियड में बढ़ जाते हैं जब मौसम का बदलाव होता है। तो उस समय आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतने का ज़रूरत है और है। लेकिन अगर आप
रेगुलर योग में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका इम्यूनिटी भी बढ़ रहा है और आपका बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ रहा है। कोई भी दवाई ही आप लेते हैं तो दवाई आपका एब्जॉर्ब करता है तो वो हर एक शरीर को अलग-अलग रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह की से हम देखेंगे कि योग से आप जुड़िए और जुड़ करके उससे लाभ उठाइए। अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष 2025 में एक-एक आदमी और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग एक अभियान के तहत आप योग से जुड़िए। योग के बिना जीवन नहीं है, ये मान करके चलिए। योगं शरणं गच्छामि, ये आप मान करके चलिए। क्या जाता है इसमें? 1 घंटा में यदि आपका जीवन बदल रहा है, आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसको स्टार्ट कीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे अगले वर्ष इस 1 साल के पीरियड में योग से आप निश्चित रूप से जुड़ चुके होंगे और कहीं भी कठिनाई है तो आप बात कीजिए। जहाँ तक मेरे से संभव है मैं भी आपको उस कार्य में सहयोग करूँगा। मैं सतत प्रयास करता हूँ कि लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगे। आखिर ज़्यादा खाने से और खाने-पीने के कारण आदमी बीमार पड़ रहा है और ये बात सभी को पता भी है। फिर भी हम सुधार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? आज हार्ट का बीमारी बढ़ रहा है। क्या कौन आदमी है ऐसा जो जिसको हार्ट का बीमारी हो रहा है उसको पता नहीं है? कि भाई पहले बीपी होगा, फिर हम इस हार्ट के चक्कर में पड़ जाएँगे। तो क्या हम खान-पान नहीं सुधार सकते हैं? जब डॉक्टर बोलेगा कि बॉयल खाना खाइए उसी समय खाएँगे। तो जितना संभव हो कच्चा खाना खा सकते हैं। भगवान के द्वारा जो भी जितना फल खाइए, वैरायटी ऑफ फल अवेलेबल है। खाइए आप जितना मन करता है फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा डे टाइम में खाइए, जितना मन करता है दही खाइए आप, डे टाइम में थोड़ा-सा खाइए, जितना मन करता है खाइए, क्या दिक्कत है? खाना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, कोई नहीं रोक रहा है। सलाद खाइए, जितना मन करता है सलाद खाइए, सलाद में कोई नहीं रोकता है। हाँ, लेकिन अब मेवा है, मिठाई है, ये तो आपको एक सीमा के अंदर और अगर एज हो गया है तो अगर 40 के ऊपर है तो उसको नहीं खाने में ही भलाई। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर जब सलाह दे तभी आप सुधरे। आप में गुणात्मक परिवर्तन शुरुआती दौर में क्यों नहीं हो सकता है? इस पर विचार कीजिए। और मैं मात्र अभी अनुलोम-विलोम की चर्चा करके जो इस बातचीत के क्रम में आ गया है, तो मैं बता दूँ आपको, अनुलोम-विलोम करने के लिए आप बाएँ हाथ ये सॉरी दाहिने हाथ को लेंगे, इसका मिडिल फिंगर को ये यहाँ पे हम लोग आज्ञा चक्र के पास करेंगे और बाएँ नाक से आँख बंद रहेगा। हम समझ रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे होंगे। बाएँ नाक से पहली बार में लेंगे साँस धीरे-धीरे। अभी मैंने इस नाक से लिया, बाएँ नाक से लिया, फिर उसको रोका और फिर इस दाहिने नाक से छोड़ दिया। अभी अब फिर हम दाहिने नाक से लेंगे।
और दाहिने नाक को आप रोक दिए अंगूठा से और फिर इसको छोड़ दिए। तो ये इसका एक चक्र हुआ। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। अब सभी बीमारी का जो जड़ है वो नाड़ी में होता है। जो हमारा नाड़ी है उसमें जो गंदगियां हैं इससे इसका शोधन होता है। अब शोधन किस प्रकार से होता है? अब ये जैसे आप किसी भी नाली का पानी को एक जगह रोक दें और फिर उसको कुछ देर के बाद छोड़ दें, तो वो जो जमा हुआ पानी है उसमें एक फ्लो आ जाता है, वेग आ जाता है और वो उस पानी से आगे का जो कचरा जमा हुआ है उस कचरा को भी लेकर के निकल जाता है। तो सामान्य भाषा में आप यही समझें कि ये जो हम लोग रोकते हैं तो उसके बाद अंदर का जो कचरा है उसकी सफाई होती है और इस तरह से नाड़ी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। सामान्य भाषा में इसे लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। अभी हम दूसरा बार करते हैं। बहुत आसान प्राणायाम है। अभी मैं 3 बार किया हूँ उसको। बहुत ही आसान प्राणायाम है और लाभ इसका अनंत लाभ है। चाहे आपका बीपी का समस्या हो, चाहे आपको मानसिक कठिनाई का समस्या हो, चाहे शरीर में कोई भी तरह का समस्या हो, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम वहाँ काम करेगा। इसे शांति से करने का है। बहुत ये चीज़ नहीं है कि जो बहुत इसे धीरे, ये तरीका ठीक नहीं है। इसको आप जितना स्लो हो सके उतना लीजिए और जितना देर आपको रोक सकते हैं उतना देर आप रोकिए और उसके बाद जितना धीरे 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 छोड़ सकते हैं उतना देर आप छोड़िए। सामान्य बातें इसमें इतना ही सही है। हाँ, इसको एक मिडिल फिंगर से हम लोग आज्ञा चक्र में यहाँ रखें। हाथ को हम लोग दाहिने हाथ से इसको रोकें। अगर दाहिना नाक को बंद करना हो तो हमको अंगूठा से करेंगे और इसको अगर बंद करना हो बायां को तो इस उंगली से हम लोग बंद कर देंगे, जो सुविधाजनक भी है, कोई ऐसा नहीं है। और इसको इस हाथ को हम लोग इस तरह से मुद्रा बना करके हम लोग रखेंगे। और जहाँ तक आसन है तो मैं जैसे अभी सुखासन में बैठा हूँ। सामान्य जो आप पलथी लगा करके बैठते हैं वो सुखासन इसे कहा जाता है। तो ये सुखासन में जब भी बैठे तो कोशिश करें कि ये आपका जो पीठ का ये रीढ़ हो तो ये सब सारा सीधा हो, ये सीधा हो। क्योंकि अगर आप टेढ़ा करते हैं तो आपका ऑक्सीजन, जैसे आप ऐसे करते बैठते हैं, जो सामान्य हम लोग बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं तो आपका लंग्स में ऑक्सीजन लेने का जो कैपेसिटी है वो घट जाता है और ऑक्सीजन अगर आपका शरीर में जितना कम जाएगा वो बीमार को होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग नाड़ी शोधन भी जैसे करते हैं और हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सीना का जो जो भी पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है वहाँ ऑक्सीजन जो है सो ये फूलता है और उसमें ऑक्सीजन आप देखिएगा कि जो भर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फेफड़ा है वो मजबूत होता है और फेफड़ा में अगर आपका लंग्स का वो कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी बढ़ गया
तो समझिए कि आपको बीमार होने का चांस जो है सो घट गया। तो ये एक सामान्य सी बातें हैं। आज के डेट में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये बात समझ नहीं रहे हैं, समझते हैं। भले ही बच्चे लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हालाँकि कुछ बच्चे तो इसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है, लगातार समझने की आवश्यकता है, लगातार चर्चा करना। अब तो इतने योग शिक्षक हैं कि आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो आज के डेट में ये अब चिंता की बातें नहीं है। हाँ, हम लोग जब सीखते थे, तो उस समय योगा को सीखना इतना आसान काम नहीं हुआ करता था। मैं विगत 30 साल, 35 साल से इस योग को कर रहा हूँ और इस विधा में लगा हुआ हूँ। चाहता हूँ कि पूरा संसार का एक-एक प्राणी योग करे और स्वस्थ रहे और सुखी रहे, मानसिक रूप से शांति में रहे, कोई किसी को परेशान नहीं करे। और इसी भावना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।